नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ेंगे संप्रभुता के बारे में। पिछली क्लास में हमने संप्रभुता का अर्थ, परिभाषा पढ़ा था, संप्रभुता की विशेषताएं पढ़ा था। मैं यहाँ संक्षिप्त में थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालते हुए हम आगे पढ़ेंगे इसको कि संप्रभुता क्या है। संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च शक्ति होती है, सर्वोच्च सत्ता का प्रतीक होती है। संप्रभुता राज्य की राज्य होने की पहचान है। तो संप्रभुता आंतरिक और बाह्य दोनों रूपों में राज्य की स्वतंत्र और सर्वोच्च शक्ति का प्रतीक है या उसकी सर्वोच्च सत्ता का प्रतीक है। तो संप्रभुता का तात्पर्य है कि राज्य आंतरिक रूप से स्वतंत्र है, सर्वोच्च है। अपनी सीमाओं में राज्य अपने नागरिकों पर, अपने व्यक्तियों पर, समुदायों पर राज्य की सत्ता या आदेश लागू होते हैं और राज्य स्वतंत्र और सर्वोच्च है। और बाह्य क्षेत्र में अगर हम देखें तो बाह्य में कि दूसरे राज्यों के साथ राज्य अपनी किसी स्वतंत्र नीति का पालन करने के लिए स्वतंत्र है। तो आंतरिक क्षेत्र में और बाह्य क्षेत्र में राज्य स्वतंत्र और सर्वोच्च है, उस पर वह अपनी स्वतंत्र नीति पर चलता है और यही उसकी सर्वोच्च सत्ता या सर्वोच्च शक्ति का प्रतीक होता है। तो हमने संप्रभुता का अर्थ पढ़ा बच्चों, उसकी परिभाषाएं भी पढ़ी और संप्रभुता के अर्थ को भली भांति समझने के लिए हमने उसकी सिद्धांत और विशेषताएं पढ़ी कि संप्रभुता कि क्या सिद्धांत होते हैं, ताकि हम उसको और भली भांति समझ सकें। तो संप्रभुता में जैसा कि हमने पढ़ा, आंतरिक संप्रभुता और बाह्य संप्रभुता जो राज्य की सर्वोच्च शक्ति का प्रतीक होती है। नहीं, संप्रभुता राज्य की वह सर्वोच्च शक्ति होती है जिसमें कि राज्य के निश्चित क्षेत्र के अंतर्गत स्थित उसके व्यक्ति और समुदायों पर राज्य का पूर्ण नियंत्रण होता है, यानी कि वो राज्य के अधीन होते हैं, अंतर्गत आते हैं। और बाह्य क्षेत्र में भी राज्य जो है अपनी इच्छा अनुसार किसी भी राज्य के साथ किसी भी प्रकार की नीति अपना सकता है या संबंध स्थापित कर सकता है। तो इस प्रकार संप्रभुता के सिद्धांतों में हमने पढ़ा निरंकुशता, यानी निरंकुश और सर्वोच्च। संप्रभुता हमेशा निरंकुश और सर्वोच्च होती है। निरंकुशता का मतलब कि संप्रभुता पर कोई नियंत्रण या प्रतिबंध नहीं होता। आंतरिक और बाह्य रूप से राज्य स्वतंत्र होता है। सर्वोच्च मतलब कि संप्रभुता एक ऐसी सर्वोच्च शक्ति होती है जिसके ऊपर और कोई शक्ति नहीं होती जो उसको आदेश दे सके या उस पर नियंत्रण स्थापित कर सके। तो सर्वोच्च और निरंकुश होती है संप्रभुता। सर्वव्यापक होती है। सर्वव्यापकता मतलब कि संप्रभुता राज्य के अंतर्गत सभी व्यक्तियों और सभी समुदायों पर समान रूप से लागू होती है। सर्वव्यापकता का एक मतलब ये भी होता है कि हर एक राज्य के पास संप्रभुता होती है। राज्य है मतलब कि उसके पास संप्रभु शक्ति है। जिस प्रकार ये सर्वव्यापक होती है कि संप्रभुता का सिद्धांत जो है एक देश पर लागू नहीं होता, वो सभी राज्यों पर लागू होता है। स्थायी संप्रभुता की तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता है कि स्थायी होती है। स्थायी मतलब कि संप्रभुता कभी समाप्त नहीं होती या हम उसका अंत नहीं कर सकते। जैसे कि ब्रिटेन में राजा पर लागू होती है बात कि राजा मृत हो, राजा चिरंजीव हो, यानी एक व्यक्ति के रूप में वो मरता है लेकिन एक सत्ता, एक सर्वोच्च शक्ति के रूप में वह स्थायी है। तो स्थायित्व संप्रभुता का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, गुण है या विशेषता है कि संप्रभुता हमेशा उसका कभी अंत नहीं होता। एक राज्य खत्म होने पर भी संप्रभुता समाप्त नहीं होती, बल्कि वो एक राज्य से दूसरे राज्य में चली जाती है। अपृथककरणीयता मतलब कि संप्रभुता राज्य से कभी पृथक नहीं की जा सकती। जैसे हमारे शरीर में हमारे प्राण होते हैं, तो शरीर से प्राणों को पृथक करने से हमारा शरीर खत्म हो जाता है, वैसे ही राज्य से अगर संप्रभुता को पृथक किया जाता है तो मतलब कि राज्य का कोई अस्तित्व नहीं है। तो संप्रभुता जो है वह राज्य के लिए मूल है, उसकी पहचान है। अगर राज्य से संप्रभुता पृथक हो गई तो राज्य का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। अविभाज्यता यह भी संप्रभुता की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि संप्रभुता अविभाजित होती है। अविभाजित मतलब कि संप्रभुता को टुकड़ों में बांटा नहीं जा सकता। जैसे हम देखते हैं बच्चों, संघात्मक राज्य होते हैं, वहाँ पर दोहरी सरकारें होती है, केंद्र की और राज्यों की सरकारें। उनमें संप्रभुता का विभाजन नहीं होता है, वहाँ पर शक्तियों का विभाजन अवश्य होता है, लेकिन प्रभुत्व शक्ति का दोहरा उपयोग जरूर होता है, लेकिन संप्रभुता को कभी विभाजित नहीं किया जा सकता। संप्रभुता अपने एकाकी रूप में रहती है। उसका विभाजन का तात्पर्य हुआ कि संप्रभुता को समाप्त करना। तो इस प्रकार अन्यन्यता का मतलब ये है कि संप्रभुता राज्य में केवल एक ही रूप में हो सकती है।
अगर हम राज्य के सामने किसी और शक्ति का अस्तित्व मान लें तो मतलब कि राज्य के पास संप्रभु शक्ति है ही नहीं। तो अन्यन्यता का मतलब ये होता है कि राज्य में संप्रभु जैसी अन्य कोई शक्ति, यानी कि जो सर्वशक्ति राज्य की है वैसी अन्य कोई सत्ता नहीं हो सकती, एकमात्र केवल राज्य की शक्ति ही होती है। तो इस प्रकार अन्यन्यता का मतलब है एकता। अन्यन्यता का मतलब एकता भी होता है कि एक असंप्रभुता अपने एकाकी रूप में रहती है, एकल रूप में रहती है, केवल राज्य के पास वह शक्ति होती है। मौलिकता मतलब कि संप्रभुता राज्य की अपनी शक्ति होती है, उसको किसी ऊपरी सत्ता से नहीं सौंपा गया होता है। अगर मौलिकता का मतलब ये है कि राज्य की स्वयं की शक्ति अगर उसको किसी और सत्ता द्वारा सौंपा जा रहा है तो मतलब वो संप्रभु शक्ति है ही नहीं। तो इस प्रकार संप्रभुता की सिद्धांत और विशेषताएं हमने बच्चों पढ़ी, जो कि संप्रभुता के अर्थ को और भलीभांति हमारे सामने स्पष्ट करती है। अब हम थोड़ा सा विवरण हम यहाँ पर प्रकाश डालेंगे संप्रभुता के विभिन्न रूपों पर, जो अक्सर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है 2 नंबर का, 4 नंबर के क्वेश्चंस में, शॉर्ट क्वेश्चंस में, कि संप्रभुता के विभिन्न रूप होते हैं। औपचारिक और वास्तविक संप्रभुता, औपचारिक और वास्तविक संप्रभुता, कानूनी संप्रभुता, राजनीतिक संप्रभुता, वैध संप्रभुता, यथार्थ संप्रभुता और लोकप्रिय संप्रभुता या जन संप्रभुता। सबसे पहले हम पढ़ेंगे औपचारिक तथा वास्तविक संप्रभुता। औपचारिक संप्रभुता का मतलब ये होता है कि एक व्यक्ति जिसके पास औपचारिक या सैद्धांतिक रूप से सर्वशक्ति होती है, जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति या फिर ब्रिटेन में राजा, सम्राट, तो उसके पास शक्ति होती है लेकिन वो औपचारिक रूप से सर्विस देश का प्रधान होता है, राज्य का प्रधान होता है। वो अपनी शक्तियों का वास्तविक उपयोग नहीं करता है, शक्तियों का प्रयोग उसके नाम से होता है, इसलिए वो औपचारिक संप्रभु है, नाम मात्र का संप्रभु है, इसको हम नाम मात्र का भी कह सकते हैं। और वास्तविक संप्रभुता का मतलब होता है कैबिनेट या मंत्रिमंडल, जो कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है। तो वास्तविक मतलब जो नाम मात्र की संप्रभु की शक्तियां हैं, उन शक्तियों का व्यवहारिक या वास्तविक जो प्रयोग है, जो सर्वोच्च सत्ता है, वो मंत्रिमंडल में निहित होती है, इसलिए वो वास्तविक संप्रभु का उदाहरण है, वास्तविक संप्रभुता का उदाहरण है। यह भेद हमें संस्थात्मक शासन व्यवस्था वाले देशों में देखने को मिलता है, जहाँ पर औपचारिक और वास्तविक संप्रभुता निहित होती है। दूसरे रूप है कानूनी संप्रभुता और राजनीतिक संप्रभुता। कानूनी संप्रभुता और राजनीतिक संप्रभुता अलग होती है। तो कानूनी संप्रभुता मतलब कि राज्य में जिसके पास कानून का निर्माण करने की जो सर्वोच्च शक्ति या सत्ता है, वो कानूनी संप्रभु का उदाहरण होता है और उसको न्यायालय या संविधान स्वीकार करता है। तो इस प्रकार वैधानिक दृष्टि से जो सर्वोच्च शक्ति है उस पर कोई प्रतिबंध या नियंत्रण नहीं होता है। तो कानूनी संप्रभु एक निश्चित सत्ता होती है जो एक व्यक्ति में या फिर एक राज्य में या एक संगठन में निहित होती है और जिसके आदेशों का पालन जनता करती है। तो इस प्रकार के कानूनी संप्रभु का उदाहरण भारत में राष्ट्रपति सहित संसद है। संसद कानूनी संप्रभु का उदाहरण होती है, क्योंकि उसको संविधान द्वारा, कानून द्वारा राज्य की सर्वोच्च शक्ति, कानून निर्माण की शक्ति सौंपी जाती है। तो इस प्रकार कानूनी संप्रभुता का जो विश्लेषण है वह जॉन ऑस्टिन ने किया है और इसका व्यापक रूप से विश्लेषण उसने किया है। इसको हम आगे पढ़ेंगे भी कि जॉन ऑस्टिन के वैधानिक संप्रभुता के सिद्धांत का या कानूनी संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन कीजिए। ये क्वेश्चन भी अक्सर आता है, तो इसको हम आगे अलग से पढ़ेंगे जॉन ऑस्टिन के सिद्धांत को। तो कानूनी संप्रभुता की कुछ विशेषताएं होती है कि निश्चित होती है और इसको न्यायालय स्वीकार करता है। ये स्पष्ट होती है, जो देश के कानून द्वारा निश्चित होती है या संगठित होती है, स्पष्ट होती है। और साथ ही कानूनी संप्रभु जो है उसमें व्यक्ति को अधिकार प्राप्त होते हैं और वह असीमित और सर्वोच्च भी होती है, एक निश्चित, स्पष्ट और विधि द्वारा जो है उसको मान्यता कानून द्वारा मिलती है। तो इस प्रकार अब हम राजनीतिक संप्रभुता पढ़ेंगे। उसके सामने राजनीतिक संप्रभुता क्या है? तो राजनीतिक संप्रभुता मतलब जनता की शक्ति, जनता की ताकत। तो जहाँ पर हम देखें स्विट्जरलैंड में जहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र है वहाँ पर कानूनी और राजनीतिक संप्रभुता का अंतर हमें नहीं दिखाई देता, लेकिन हमारे जैसे देशों में और अन्य देश जहाँ पर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है वहाँ पर संसद कानूनी संप्रभुता का उदाहरण है और उसके सामने जनता की शक्ति या जनमत की शक्ति जो है वो राजनीतिक संप्रभुता का उदाहरण है। तो इस प्रकार
हम देखें कि राजनीतिक संप्रभु और कानूनी संप्रभु में अंतर होता है। कानूनी संप्रभु तो संसद होती है, लेकिन वास्तविक संप्रभु जो है वो जनता होती है। उस कानूनी संप्रभु पर राजनीतिक संप्रभु का नियंत्रण और प्रतिबंध होता है, और इस कानूनी संप्रभु संसद को राजनीतिक संप्रभुता मतलब जनसत्ता के सामने झुकना पड़ता है। तो इस प्रकार कानूनी दृष्टि से हम देखें तो इस संसद पर जनता की इच्छाओं का, जनमत का, जनशक्ति का नियंत्रण होता है, जो कि राजनीतिक संप्रभुता होती है, क्योंकि इस कानूनी संप्रभु का जो निर्वाचन है वो जनता के द्वारा ही किया जाता है। तो संसद की जो शक्ति पर नियंत्रण का काम जो है वो राजनीतिक संप्रभु द्वारा किया जाता है, और राजनीतिक संप्रभुता के सामने इस कानूनी संप्रभु को झुकना पड़ता है। और राजनीतिक संप्रभुता वही नागरिक और जनता की शक्ति और इच्छा जो है वो राजनीतिक संप्रभुता का उदाहरण होती है। तो इस प्रकार क्योंकि राजनीतिक संप्रभुता कानूनी संप्रभुता की विशेषता में हमने बच्चों पढ़ा कि वो निश्चित होती, स्पष्ट होती, संगठित होती है, लेकिन राजनीतिक संप्रभुता निश्चित, स्पष्ट या संगठित नहीं होती है। तो इस प्रकार हम देखें कि विभिन्न जो साधन होते हैं, जैसे कि लोकमत है, जनमत है, विभिन्न प्रचार संचार साधन है, वो राजनीतिक कानूनी संप्रभु पर नियंत्रण स्थापित करते हैं। तो इस प्रकार कानूनी और राजनीतिक संप्रभुता में अंतर होता है। अब हम पढ़ेंगे वैध तथा यथार्थ संप्रभुता। वैध और यथार्थ संप्रभुता में बच्चों काफ़ी अंतर होता है। इसमें वैध मतलब कि जिस व्यक्ति को या संस्था को एक देश के संविधान के द्वारा सर्वोच्च सत्ता प्रदान की जाती है, उसको शासन शक्ति सौंपी जाती है, तो वो वैध संप्रभुता का उदाहरण है। और यथार्थ संप्रभुता मतलब कि जिस देश में वास्तविक रूप से अगर किसी व्यक्ति की आज्ञाओं का पालन जनता करती है, हालांकि उसको संविधान या कानून द्वारा सत्ता नहीं सौंपी जाती है, तो उसको हम यथार्थ या फिर यथार्थ संप्रभुता कहते हैं। तो यथार्थ संप्रभुता मतलब कि वो उन व्यक्तियों में पाई जाती है जो यथार्थ संप्रभुता उन व्यक्तियों और समूह पाई जाती है जो कानूनी रूप से या गैर कानूनी रूप से जनता पर अपना प्रभाव डालती है या जनता को अपने आदेशों का पालन करवाती है। तो इस प्रकार हम देखें कि सामान्यतः वैध या यथार्थ संप्रभुता अलग नहीं होती है, क्योंकि अक्सर लोकतांत्रिक देशों में संविधान द्वारा जिसको संप्रभुता या सर्वशक्ति सौंपी जाती है, वास्तविक यथार्थ रूप में वही उसका प्रयोग करता है, तो वो एक दूसरे के प्रभावशाली बनाती है। लेकिन जब कोई व्यक्ति कानून की उपेक्षा करके या कोई विद्रोह या क्रांति करके सत्ता अपने हाथ में ले लेता है, तो वो यथार्थ संप्रभुता होती है। और फिर बाद में वही यथार्थ संप्रभुता कानून संविधान बनाकर उसको अपनी वास्तविक संप्रभुता या अपनी यथार्थ संप्रभुता को वैध संप्रभुता में वह कन्वर्ट कर लेता है। तो इस प्रकार वैध और यथार्थ संप्रभु दोनों एक दूसरे की पूरक होती है, ज़्यादा समय तक अलग अलग नहीं रह सकते, क्योंकि जो वैध संप्रभु है वो यथार्थ संप्रभु बनेगा, और जो यथार्थ संप्रभु है वह भी सत्ता में आने के बाद कानूनी रूप से, संवैधानिक रूप से अपनी शक्तियाँ जो है वो मान्य कर देते हैं। तो इस प्रकार फिर एक संप्रभुता का रूप है जन संप्रभुता या लोकप्रिय संप्रभुता। तो 18वीं शताब्दी के बाद जब एक लोकतांत्रिक विचारधारा का अस्तित्व उदय हुआ, जब उस समय निरंकुश राज्यों का शासन खत्म करने के लिए लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा का उदय हुआ, जब फ्रांस की क्रांति में उस प्रकार का नारा दिया गया था कि जनता की जो शक्ति है वो अंतिम शक्ति होती है। जैसा कि रूसो है, उसने भी लोकप्रिय संप्रभुता का प्रतिपादन किया, और वर्तमान समय में लोकप्रिय संप्रभुता मतलब जनता की अंतिम शक्ति और सत्ता जो है वह लोकतंत्र का आधार होती है, और वही लोकप्रिय संप्रभुता होती है। तो लोकप्रिय संप्रभुता मतलब जनता की शक्ति अंतिम होती है और वही राज्य पर अंतिम नियंत्रण का साधन होती है। धन्यवाद।